Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about classification and naming of living things. Classification की ज़रूरत क्यों है और aims क्या हैं इसके? ठीक है जी. There are around 10 million types of living things on earth. दुनिया पे अल्लाह की कुदरत से माशाल्लाह सुभान अल्लाह 10 मिलियन या उससे भी ज़्यादा living things हैं. सिर्फ 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं उनके बारे में हमें पता है. बाकी हमें 8 मिलियन का नहीं पता. और ये जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं दे आर वेरी डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स. दे हैव गॉट अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू साइज, हैबिटेट, साइज कितना बड़ा है, रहते कहाँ हैं, फूड कैसे हासिल करते हैं, मूव कैसे करते हैं, एनवायरनमेंट के मुताबिक या चीज़ों के मुताबिक, स्टिमुलाई के चेंजेस के मुताबिक किस तरह सेंसिटिविटी शो करते हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं, वगैरह वगैरह. हर कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से बहुत वैरायटी है इनकी. और सबको 10 मिलियन के 10 मिलियन को नहीं पढ़ा समझा जा सकता. ह्यूमनली इम्पॉसिबल है. इसलिए अगर इनको क्लासिफाई कर दिया जाए ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में किसी सिस्टम के ज़रिए तो फिर पॉसिबल है कि कुछ समझा जा सके. आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. और सिस्टमैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एग्जाम्पल आप ये वर्टिब्रेट्स की डायग्राम से कर सकते हैं. यू हैव लर्नड अबाउट वर्टिब्रेट्स इन योर अर्लियर क्लासेस कि इसमें फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स होते हैं. अब इनको सिस्टमैटिक्स के लिहाज से कैसे एवोल्यूशनरी ट्री इनका बनाया जाता है कि ये वर्टिब्रेट्स जहाँ वर्टिब्रेट कॉलम फॉर्म हुआ, रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये वो ग्रुप है. अब जिनमें बोन का स्केलेटन है वो ये वाले सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का है उसमें ये शार्क्स आ गए. ठीक है जी. फिर बोनी कार्टिलेज में जिनके फिन्स हैं वो फिशेस हैं, और जहाँ 4 लिम्स यानी 2 फ्रंट लिम्स, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स आ गए वो ये हैं सारे के सारे. ठीक है जी. अब जिनमें स्किन स्मूथ है वो एम्फीबियंस हैं, और जिनका एग बन गया एमनियन की लेयर के साथ वो ये हैं. अब जिनमें हेयर आ गए वो ये ग्रुप्स हैं मैमल्स के, और जिनके एग हैं शेल के साथ वो ये ग्रुप्स हैं. अब जिनके ऊपर स्केल्स आ गए वो ये वाला ग्रुप है, और जिनके ऊपर फेदर्स आ गए वो ये वाला ग्रुप है. ठीक है जी. दिस इज एन एग्जाम्पल. ये आपने याद नहीं रखनी, ये सिर्फ समझने के लिए है कि इस तरह एवोल्यूशन को कंसिडर करके जब एनिमल्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाए देन इट इज द सिस्टमैटिक्स. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है? सिमिलैरिटीज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स, फंक्शन एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. वही बहुत सारी बातें जो हमने पहले की उन सबको समझें, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे वो डेवलप कर रहे हैं, कैसे वो फूड ले रहे हैं, कहाँ वो रह रहे हैं, सब चीज़ों को कंसिडर करना होता है. मॉडर्न जेनेटिक्स ने डीएनए के सीक्वेंस को भी इसमें शामिल कर दिया है कि उसको भी शामिल करके समझा जाए कि कैसे इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करना है. एक्टिविटी के तौर पे अगर हम इस ग्रुप ऑफ बर्ड्स की एग्जांपल लें, ठीक है, और हम इनको कहें कि हमने डिवाइड करना है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो जैसे ये 2 बड़े हैं कॉन्डोर्स और काइट्स, बड़े लार्ज बर्ड्स हैं, तो इनको हम एक अलग ग्रुप में रखेंगे. और ये 2 जो हैं ये ज़मीन पे ज़्यादा देर रहते हैं, इनको एक ग्रुप में रखेंगे. ये 2 पानी में रहते हैं, इनको हम एक ग्रुप में रखेंगे. ये तीनों तकरीबन एक साइज़ के हैं और एक ही तरह उड़ते हैं वगैरह, तो इनको एक ग्रुप में रखेंगे. लेकिन हम इनको फूड के लिहाज से अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे ये हर चीज़ खा रहे हैं, ये प्लांट्स को खा रहे हैं, ये इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, ये प्लांट्स को खा रहे हैं वगैरह. तो डिफरेंट तरह से डिफरेंट तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है. अगेन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ आएगा कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ वी कम टूवर्ड्स टेक्सोनोमिक हायरार्की. टेक्सोनोमिक हायरार्की किसको कहते हैं? छोटे से बड़े बड़े ऊपर की तरफ जाएं. जैसे आपके स्कूल की क्या हायरार्की है? प्रिंसिपल हैं, फिर वाइस प्रिंसिपल हैं, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं वगैरह. ठीक है ना.
अच्छा, टेक्सॉन क्या होता है? द ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के, इन ग्रुप्स को कहते हैं। ये 7 टेक्सॉन है और इनकी एक लेडर बन जाती है, एक इनकी अरेंजमेंट बन जाती है बड़े से छोटे की तरफ। ये कहलाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की 1 से लेकर 7। लार्जेस्ट टेक्सॉन क्या है टेक्सोनोमिक हायरार्की में? किंगडम। और स्मॉलेस्ट क्या है? स्पीशी। नंबर 1 है किंगडम। किंगडम में बहुत सारे फाइलम हैं। किसी एक फाइलम को हम ले लें तो उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं। किसी एक क्लास को हम ले लें तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। किसी एक ऑर्डर को हम ले लें तो उसमें बहुत सारी फैमिलीज हैं। किसी एक फैमिली को हम ले लें तो उसमें बहुत सारे जीनस हैं। किसी एक जीनस को हम ले लें तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज हैं। स्पीशीज इज टेकन एज द यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। सबसे छोटा ग्रुप जो हम कंसिडर करते हैं लिविंग थिंग्स का, वो स्पीशी है। और किंगडम से बड़ा भी हो सकता है। डोमेन भी एक टर्म है जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन और आगे जब आप पढ़ेंगे तो डोमेन के बारे में भी जाने। सो इस तरह हम क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे। ये एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल्स आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, एक ह्यूमंस की और एक पी की। ये ह्यूमन की क्लासिफिकेशन है टेक्सोनोमिक हायरार्की के लिहाज से, और ये पी की। ह्यूमन का किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मेमेलिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स, फैमिली है होमिनाइडी, जीनस है और स्पीशीज है होमो सेपियंस। पी यानी मटर जो होते हैं, उसका किंगडम है प्लांटी, फाइलम है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर है फेबेल्स, फैमिली है फेबेसी, जीनस है पाइसम और स्पीशी है पाइसम सेटिवम। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, जब आप पेपर में जैसे अगर ह्यूमन की क्लासिफिकेशन आए तो आपने ये भी लिखना होगा टेक्सा, और साथ ये भी लिखना होगा, ठीक है। अगर पी की क्लासिफिकेशन आए तो ये वाला कॉलम आप लिखेंगे और साथ ये वाला कॉलम पी का लिखेंगे, ठीक है जी। इसको याद करने का एक वो है सेंटेंस है, किंग प्लेड चेस ऑन फनी ग्रीन सेट। तो इससे आपको इसकी तरतीब याद रहती है। पहला पहला लफ्ज याद रखें, किंग प्लेड चेस ऑन फनी ग्रीन सेट। तो ये आपका, ये चीज़ तो आपको हो जाएगी, मतलब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इस जुमले से याद रख लेंगे इसकी तरतीब। लेकिन ये हाँ जी याद रखना थोड़ा मुश्किल है। कई दफ़ा आप याद रखेंगे, याद करेंगे तो आपको याद हो सकेगा। कुछ बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा, कुछ को टाइम ज़्यादा लगेगा। बहरहाल, नाउ वी कम टूवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज को कैसे डिफाइन करते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring, but are reproductively isolated from all other such groups in nature. नेचर में स्पीशीज कभी भी दूसरे ग्रुप के साथ इंटरब्रीड नहीं करती। हाँ, आर्टिफिशियली फार्म्स की सेटिंग में, जू की सेटिंग में दे कैन बी दे कैन रिप्रोड्यूस विद अदर समटाइम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अपने से मिलते जुलते ग्रुप के साथ इंटरब्रीड कर सकती हैं, लेकिन जब वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं तो वो फर्टाइल नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात इसमें क्या है, दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो स्पीशी की डेफिनेशन है वो है ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उस पे स्पीशी की डेफिनेशन ये वाली अप्लाई नहीं होती। अच्छा, इसको हम इस डेफिनेशन को हम म्यूल की एग्जांपल से समझेंगे। हॉर्स नॉर्मली नेचर में हॉर्सेस के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं, डंकीज नेचर में डंकीज के साथ ही इंटरब्रीड करते हैं, बट आर्टिफिशियली दे कैन they can by selective breeding fertilize with each other and produce mule. अब ये देखें, ये हॉर्स का साइज है, ये इसका कर्व है वगैरह, और ये डंकी का साइज है, इसकी शॉर्ट टेल वगैरह है, और ये म्यूल है, उर्दू में से खच्चर कहते हैं। हॉर्स डंकी के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और म्यूल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन म्यूल इनफर्टाइल है।
इसको कहते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड, ये अब आपकी बुक में ये टर्म नहीं है, ये सिर्फ आपको क्योंकि म्यूल और इससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दिखा के समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पता चले कि ये जो पॉइंट है प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, तो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ये हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहलाती है। स्टेराइल उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और इनफर्टाइल होते हैं। हाइब्रिड उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो दो ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स के मिलने से बनते हैं। तो म्यूल जो है ना, म्यूल और हिनीज, म्यूल उसको कहते हैं जो अगर फीमेल हॉर्स मेल हॉर्स के साथ फर्टिलाइज करे तो म्यूल कहलाता है ऑफस्प्रिंग, और मेल हॉर्स फीमेल डंकी के साथ फर्टिलाइज करे तो हिनीज कहलाते हैं। अब जो हॉर्स है उसका क्रोमोसोमल नंबर है 64, यानी उसका हैप्लॉइड नंबर है 32, और जो डंकी है, अब आपने जो क्लास 8 में पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस, आप 9th में दोबारा पढ़ेंगे लेकिन वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना है। और जो डंकी है उसका डिप्लॉइड नंबर है 62, हैप्लॉइड नंबर है 31। 32 जब 31 के साथ फर्टिलाइज करेगा तो नंबर बन जाएगा 63। म्यूल या हिनी दोनों का जो क्रोमोसोमल नंबर है वो है 63। अब इसका हाफ नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि इनमें मियोसिस नहीं हो सकती और मियोसिस के बगैर गमीट फॉर्मेशन नहीं हो सकती, इसलिए ये हाइब्रिड हैं। दो मुख्तलिफ ग्रुप्स, कौन से दो मुख्तलिफ ग्रुप? हॉर्स और डंकी, दो मुख्तलिफ स्पीशीज हैं। दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर इन आर्टिफिशियल सेटिंग बट दे प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विच इज स्टेराइल बिकॉज इसका क्रोमोसोमल नंबर है 64, इसका क्रोमोसोमल नंबर है 62, इसका क्रोमोसोमल नंबर है 63। तो जिसका क्रोमोसोमल नंबर ऑड में आ जाएगा उसकी मियोसिस नहीं हो सकती और इस लिहाज से वो फिर आगे गैमीट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसकी एक और एग्जांपल जो है हाइब्रिड्स की वो है टाइगर और लायन। ये लाइगर है, ये टाइगॉन है। लाइगर कहते हैं मेल लायन और फीमेल टाइगर जब इंटरब्रीड करें, जू में करवाया गया है और इस तरह के लाइगर्स बने। और टाइगॉन मेल टाइगर और फीमेल लायन के इंटरब्रीडिंग से बनते हैं, बट अगेन दे आर इनफर्टाइल, दे आर स्टेराइल। ठीक है जी। ओके, नाउ वी कम टूवर्ड साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग की नीड क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है? नीड इज बेसिकली बिकॉज देयर आर कॉमन नेम्स आर न्यूमरस एंड कंफ्यूजिंग। जैसे अनियन है, इसको उर्दू में प्याज कहते हैं, यहीं की लोकल लैंग्वेज में गांडा कहते हैं, बसाल कहते हैं, मसाल कहते हैं। ये पाकिस्तान के थोड़े से एरिया में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछे ना तो इस चीज़ के कई नाम बता देंगे। पूरे पाकिस्तान में तो हो सकता है कि इसके 40-50 नाम हो, और पूरी दुनिया में अगर लें तो हो सकता है 500-600 नाम हो। अब इतने नामों को तो बड़ी कंफ्यूजन है। अगर एक बंदा कहे कि मैंने अनियन खाना है, दूसरा कहे मैंने प्याज खाना है, तीसरा कहे नहीं मैंने बसाल खाना, तो लड़ाई हो जाए कि खाना क्या है। तो इसलिए एक ही साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक कम्युनिटी जिस तरह सिस्टम इंटरनेशनल है उसी तरह के मीटर की एक ही लेंथ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, सेकंड पूरी दुनिया में एक जितना है। इसी तरह साइंटिफिक नेम फिक्स नेम है। एलियम सीपा इज द नेम गिवन टू द अनियन और प्याज। ठीक है जी। सो बाय साइंटिफिक नेमिंग सेम नेम कैन बी यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेजेस अवॉइडिंग डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है ना। देन कॉमन नेम्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। एक तो प्रॉब्लम ये हो गया कि कॉमन नेम्स बेतहाशा होते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट होते हैं और कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन के प्रॉब्लम्स की वजह से। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमन नेम्स की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती। अब ये डिफरेंट तरह की फिश मैं भी आपको दिखाऊं। ये सिल्वर फिश है। आपकी किताबों वाली अलमारी साफ करें या कपड़ों वाली, जैसे छोटी छोटी बहुत बारीक सी कीड़े नजर आते हैं और छोटे होते हैं। इस डायग्राम में फिर भी बड़े नजर आ रहे हैं, बहुत छोटे से होते हैं, उनको कहते हैं सिल्वर फिश। ये एक तरह का इंसेक्ट होता है। ये है क्रे फिश। ये झींगे से मिलती जुलती कोई चीज होती है, समुद्र में पाई जाती है, लोग खाते हैं, पता नहीं मैंने कभी नहीं खाया। ये जेली फिश, ये समुद्र में रहती है, अम्ब्रेला लाइक इसकी बॉडी होती है। और अगर आपने फाइंडिंग नीमो देखी है तो बहुत सारी जेली फिश उसमें देखी होगी आपने। और ये स्टार फिश, स्टार की तरह की इसकी बॉडी, ये भी समुद्र में रहती है। स्टार फिश, जेली फिश और क्रे फिश समुद्र में रहती है, लेकिन असल फिश ऐसी होती है। ये जितनी भी फिश अभी हमने पीछे देखी इनमें से कोई भी फिश नहीं है, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं। सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश, स्टार फिश, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स।
असल फिश होती है वो वर्टिब्रेट होती है, उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, उसके अंदर गिल्स होते हैं जिसके जरिए वो ब्रीथ करती है, इनके फिन्स होते हैं जिसके जरिए वो स्विम करती हैं, इसकी हेड, बॉडी और टेल होती है, इसकी आईज होती हैं प्रॉपरली, माउथ होता है वगैरह। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जिसमें होंगे उसको हम फिश कहेंगे साइंटिफिकली। साइंटिफिकली ये चारों चीजें फिश नहीं हैं, तो इसको फिश कहना साइंटिफिकली गलत है। ठीक है जी। सो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर is a method of giving scientific names। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया था? कैरोलस लीनियस ने, बहुत 100 साल पहले। इसके रूल्स क्या हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स। फर्स्ट नेम जो होता है वो उसका जीनस नेम होता है और सेकंड नेम उसका स्पीशी नेम होता है। जैसे होमो सैपियंस, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी टेक्सोनोमिक हायरार्की के मुताबिक। होमो इसका जीनस नेम है, हाँ इसका नहीं मतलब हमारा, होमो हमारा जीनस नेम है, सैपियंस हमारा स्पीशी नेम है। अच्छा, इन नेम्स को जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और अगर हैंड रिटन लिखें तो इसको अंडरलाइन करना होता है। फर्स्ट नेम हमेशा स्टार्ट होता है विद द कैपिटल लेटर और सेकंड नेम हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। सेकंड नेम इज नेवर कैपिटलाइज्ड। साइंटिफिक नेम ऑलवेज रिटन इन फुल व्हेन फर्स्ट यूज। पहली दफा जब भी किसी जगह, किसी पेज पे, किसी क्वेश्चन आंसर में आप लिखेंगे तो हमेशा पूरा लिखेंगे। आफ्टरवर्ड्स जीनस नेम कैन बी एब्रिविएटेड। पहली दफा अगर पूरा लिख दिया तो उसके बाद जितनी दफा लिखना है आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एच कैपिटल डाल के फुल स्टॉप, फिर स्मॉल लेटर से सैपियंस, यानी जीनस नेम को एब्रिविएट कर देंगे, उसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड यूज करेंगे वो भी कैपिटल लेटर में, और उसके बाद फुल स्टॉप डालेंगे और फिर स्पीशी नेम पूरा लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में। अच्छा, आपकी बुक में एक बॉक्स में लिखा हुआ है कि कुछ नाम बहुत मुख्तलिफ वजूहात से नाम रखे जाते हैं। बोहिनिया वेरीगेटा कचनार ट्री है, इस्लामाबाद में तो काफ़ी सारे हैं। कचनार की कलियां सब्जी के तौर पे भी यूज़ की जाती हैं, वैसे पता नहीं, मैंने कभी नहीं खाई, लेकिन सुना है कि मज़ेदार होती है। और इसके लीव्स और इसके स्टेम की डिफरेंट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। बहरहाल, समटाइम्स ऑर्गेनिज्म आर नेम्ड इन द ऑनर ऑफ रिसर्च वर्कर हु डिस्क्राइब्ड एंड क्लासिफाइड देम। कचनार हमारे इलाके में पाया जाता है, हम पकाते हैं, हम खाते हैं, लेकिन इसको स्टडी किसी और ने किया और क्लासिफाई भी किसी और ने किया। इसका नाम ऑर्चिड ट्री भी है, इसका नाम माउंटेन एबनी भी है, इसका नाम कचनार ट्री भी है, लेकिन इसको पहली दफा एक स्विस बॉटनिस्ट बोहीन ने पढ़ा था, स्टडी किया था, डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाई किया था, इसलिए इस प्लांट का नाम उस साइंटिस्ट बॉटनिस्ट के नेम पे बोहीनिया वेरीगेटा रखा गया। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट classification and naming.